चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक के अध्याय 7 में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर। तो अध्याय 7 को देखते हैं। तो अध्याय 7 में क्या है, जीवों में विविधता दिया हुआ है। तो जीवों में विविधता वाले इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के लेखक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है चार्ल्स डार्विन लेना है। दूसरा प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है अ लेना है, इसमें भी विटेकर ने लेना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है द लेना है, जाति लेना है। इसके बाद है, मोनेरा में पोषक होता है। तो यहाँ पे स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे स लेना है, उपयुक्त दोनों लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है प्रोटिस्टा में लेना है। ठीक है, प्रोटिस्टा आएगा यहाँ पे प्रा लिखा है लेकिन ये प्रोटिस्टा है। ठीक है, विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं तो वो होते हैं कवक होते हैं। ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है प्लांटी लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिन पौधों की शारीरिक संरचना में जड़, तना एवं पत्ती में विभेदीकरण नहीं पाया जाता उन्हें रखा गया है। तो यहाँ पे आपको लेना है थैलोफाइटा लेना है। ठीक है, क्या लेना है, थैलोफाइटा लेना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर खाली स्थान वर्ग के पौधे को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है बायोफाइट लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पौधे में जल तथा भोजन के संवहन के लिए खाली स्थान ऊतक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है संवहन ऊतक। ठीक है, इसके बाद है, जिम्नोस्पर्म को खाली स्थान पौधे भी कहा जाता है तो नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा है, एंजियोस्पर्म को खाली स्थान भी कहा जाता है तो पुष्पी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पोरीफेरा के सदस्य को सामान्यतः खाली स्थान कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। इसके बाद अगला है, प्लेटी हेलमाइथेस फाइल संघ के सदस्यों को खाली स्थान भी कहा जाता है तो चपटा कृमि भी कहा जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ खाली स्थान है तो अर्थोपोडा है। मत्स्य वर्ग में हृदय खाली स्थान कक्षी होती है तो 2 कक्षी होती है। अब देख लेते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 4 नंबर के प्रश्न है और ये बहुत ही मुश्किल से आपको ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से ये प्रश्नों का उत्तर मुझे मिला है। R.H. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, 5 जगत देखना है। तो यहाँ पे देखो, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या निम्न प्रकार है। कौन कौन सा है, देखो, विटेकर ने 1959 में जगत के वर्गीकरण उपाधि स्थापित किए। वे कौन कौन से, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनीमेलिया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हमें पूरा डिटेल से भी बताना है, तभी ये 4 नंबर के प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देखो मोनेरा लिखा हुआ। ठीक है, तो मोनेरा के बारे में पूरा डेटा यहाँ पे पूरा क्लियर है तो आपको पूरा का पूरा आंसर में यही लिखना है मोनेरा के में। ठीक है, इसके बाद देखो प्रोटेस्टा को देखते हैं। तो प्रोटेस्टा का आंसर देखो, तो प्रोटेस्टा में आपको ये वाला आंसर लिखना है। मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ लेकिन पूरा पूरा ये आंसर लिखना है। इसके बाद देखो फजाई। ठीक है, फजाई में आपको ये वाला आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्लांटी देखते हैं। तो प्लांटी में आपको ये वाला आंसर लिखना है और इसके बाद नेक्स्ट है एनीमेलिया, इसमें आपको ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टॉपिकों को विस्तार से आपको लिखने हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको पूरा का पूरा आंसर जो मैंने अभी बताया वो सभी आंसर उसमें लिखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा है, जगत मोनेरा या प्रोटिस्टा के 4 लक्षण लिखिए। ठीक है, तो दोनों के बताना है हमें। देखो, जगत मोनेरा का है या प्रोटिस्टा का है, या कह दिया है मतलब अलग अलग है, या तो आप उनमें से प्रोटिस्टा के दो या फिर जगत मोनेरा के, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों को दूंगा। ठीक है, तो पहले हम जगत मोनेरा का देख लेते हैं। ठीक है, तो जगत मोनेरा का देखो यहाँ पे बहुत सारे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्या है, इनमें सत्य केंद्र का अभाव होता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद इनमें भित्तिकाएँ नहीं पाई जाती है। तो ये सब इसके क्या है, लक्षण है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण
यहाँ पे दिया है, इनमें से आपको कम से कम 4, ठीक है, यहाँ पे 4 बोला है तो 4 आप लोग कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मतलब प्रोटिस्टा के लिए, ठीक है। तो प्रोटिस्टा का भी देखो, तो प्रोटिस्टा का क्या होगा, तो यहाँ पे देखो प्रोटिस्टा का होगा, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें प्रोटोजोआ और डाइटम सवाल आते हैं। पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन अंग होता है। तीसरा होता है प्रकाश संश्लेषी या परजीवी या मृत जीवी भी हो सकते हैं ये, और प्रचलन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो दोनों का मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड, पहले क्या है, चौथा है ना, तीसरा देखना, कवक जगत के 4 लक्षण, ठीक है। कवक जगत के पहले 4 लक्षण देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा, इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन नहीं बनाते, पहला लक्षण हो गया। दूसरा हो गया ये परपोषी होते हैं, ठीक है, मतलब खुद तो भोजन नहीं बनाते लेकिन दूसरे के साथ लिपटा होता है और उसके बनाए हुए भोजन को ये खुद खाता है, ठीक है। तो ये होते हैं, जैसे अमरबेल पौधे का नाम सुना है ना, तो वैसे ही अमरबेल, ठीक है। कुछ कवक परजीवी होते हैं, ठीक है, ये हो गया, कुछ कवक भी परजीवी होते हैं, तो अभी मैंने बताया अमरबेल। इसके बाद है पेनिसिलियम अपघटक मृत पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है इसमें भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये इसके लक्षण है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो देखो बायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पर जीवित रहता है, परंतु यह लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। आज मुख्य रूप से नम जगह या फिर छायादार पहाड़ियों पर या फिर पुरानी एवं नमी की दीवार पर पाए जाते हैं। बायोफाइटा आमतौर पर पौधे एवं तनाव एवं पत्तियों से विभाजित नहीं रहते, वह उनके आसपास कहीं जुड़े हुए ही रहते हैं। वह हमसे दूर कभी नहीं जा सकते क्योंकि पेड़ के पास नमी होने के कारण वह जीव इससे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर लिखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है संघ एनेडिला एवं आर्थ्रोपोडा के 2 विभेदात्मक अंतर लिखे, ठीक है। तो इसका अंतर लिखना है हमें, तो देखो ये रहा, दोनों एक साथ मिला हुआ है, इसमें बहुत सारे अंतर हैं, तो आप जिन जिन पॉइंट को काट सकते हो यहाँ से काट लेना, ठीक है। तो दोनों एक साथ मिला जुला हुआ आपको यहाँ पे अंतर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, अगला है यहाँ पे वर्गमत्स्य एवं जल स्थलचर के 2 लक्षण लिखे। तो देखो वर्गमत्स्य मतलब मछली प्रजाति जो पानी में पाया जाता है, और जल स्थलचर मतलब जो जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है, इसको हम कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखो यहाँ पे त्वचा और बाह्य कंकाल जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी त्वचा यहाँ पे पूरा लिखा है, मत्स्य वर्ग के जो संकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं ना मत्स्य वर्ग के लक्षण, तो ये मुख्य लक्षण है। देखो त्वचा है, अंत है, कंकाल है, फिन है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी चीज़ लिखा हुआ है, तो क्या क्या चीज़ आता है ये पूरा बताया, ठीक है। तो आपको ये पूरा, जैसे यहाँ पे 2 टॉपिक है, मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक दे दिया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इसमें जल के लिए भी बोला है ना, तो जल स्थलचर में देखो, तो जल स्थलचर में आपको क्या लिखना है, तो जल स्थलचर में जल तथा थल दोनों में पाए जा रहते हैं, ठीक है। ये होगा, ये जल में अंडे देते हैं, ठीक है। ये होगा, इनमें श्वसन गिल्स फेफड़ों द्वारा होता है, इनका हृदय 3 है, ठीक है, मतलब इनका हृदय 3 वेस्मी होता है। तो ये सब क्या है, ये जल और स्थल, जैसे कि मेढक को आप ले सकते हो जो पानी में भी रहता है और थल में भी रहता है, मतलब ज़मीन में भी रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 4 दे दिया है, यहाँ पे फिलहाल आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति, ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण सहित हमें स्पष्ट करना है। तो पहले तो ये जान लो कि वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति क्या होता है, ठीक है। तो देखो द्विनामकरण पद्धति का मतलब होता है 2 नाम, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। 2 नाम होता है, यहाँ पे आप समझते जाओ। नामकरण हो गया, अब नामकरण क्या होगा, किसका नाम रखेंगे, कोई जीव का ही नाम रहेगा, ठीक है। तो जीव का नाम कैसे रखोगे, जैसे जीव का नाम मनुष्य है, जंतु है, वनस्पति, ये क्या है, उसका नाम है ना। तो इसके 2 नाम होते हैं, एक होता है 2 नाम में से जो नाम है, एक को हम वंश कहते हैं और दूसरा को हम जाति कहते हैं, ठीक है। एक वंश होता है और दूसरा जाति होता है। अब यहाँ पे देखो वंश क्या होता है, वंश को हम कैपिटल अक्षर में लिखते हैं और जाति को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल सहित हमें समझाना है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मानव, मानव को क्या कहते हैं हम लोग,
हेमोसेपियंस बोलते हैं, ठीक है। तो होमोसेपियंस, तो होमो क्या हो गया, इसका वंश हो गया, और सेपियंस क्या हो गया, जाति, और दोनों मिल के क्या बना, मानव बना। ठीक, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो प्याज है, ठीक है। प्याज को हम क्या बोलते हैं, एलियम बोलते हैं, ठीक है, एलियम सेपा। तो एलियम जो है ना वो क्या हो गया, वंश हो गया, और सेपा क्या हो गया, जाति हो गया। तो दोनों मिलके क्या बना, प्याज बना, ठीक है। तो यही क्या है, जो आगे में है वो वंश और पीछे में है वो जाति है, तो यही इसका आंसर है। ठीक, ठीक इसके बाद, ठीक इसके बाद देख लेते हैं संघ पेरिफेरा के देखते हैं, और प्लेटी हेल्मिनथेस के देख लेते हैं, ठीक है। दो दो लिखना है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, पेरिफेरा का भी लिखा हुआ है और प्लेटी हेल्मिथीज का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का देख सकते हो आप लोग, दोनों में आपको दो दो कम से कम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन तीन दे दिया है लक्षण को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो दो लिखना है और तीन तीन लक्षण यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे उन दोनों लक्षणों को आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर, इसमें जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया।